हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे नवंबर व दिसंबर माह की महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है दोस्तों। और वहीं साथियों, अगर आप लोगों को जीएस प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाने हैं, तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। और वहीं दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, शतरंज की दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो साथियों आपने बताना है सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन कौन बन गए अब शतरंज की दुनिया के। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि शतरंज की दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन भारत के 18 वर्ष के दोस्तों डी गुकेश बने हैं। इन्होंने फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराया है। और ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और साथियों इंपोर्टेंट ये इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि ये विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के ना सिर्फ दूसरे ही शतरंज खिलाड़ी हैं। पहले दोस्तों आप सभी जानते हो कि विश्वनाथन आनंद थे, है ना। तो विश्वनाथन आनंद तो दोस्तों पहले व्यक्ति थे जो विश्व चैंपियन बने थे शतरंज की दुनिया में। और अब आपने ध्यान में रखना है कि विश्वनाथ आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, किस देश को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? अब साथियों संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग जो है, इसके 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हमारे भारत देश को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग यानी कि दोस्तों जो CND है, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, इसके दोस्तों 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। अब दोस्तों आपने क्या ध्यान में रखना है, ये आयोग क्या काम करेगा? तो दोस्तों ये जो आयोग है, ये नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख नीति निर्धारक संस्था है। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, नवंबर 2025 में कौन सा देश दृष्टिहीनों के लिए पहली बार महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? अब दोस्तों जो दृष्टिहीन जो लोग हैं, तो ठीक है दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो दृष्टिहीन महिलाएं होंगी, तो उनका पहली बार दोस्तों महिला T20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा क्रिकेट का। तो साथियों आपने बताना है कि ये कौन सा देश इसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में दोस्तों हमारा प्यारा भारत देश दृष्टिहीनों के लिए पहली बार महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब साथियों ये जो मेजबानी करने वाला है, इसमें दोस्तों तटस्थ मॉडल या फिर हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या मॉडल होता है? तो इसका मतलब दोस्तों सारे मैचेस इंडिया में नहीं होंगे। ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे देशों में भी दोस्तों कुछ मैचेस हमारे इंडिया के रहेंगे। लेकिन दोस्तों आयोजन कौन कर रहा है इसका? भारत। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा सुना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है वर्ष 2025 में। ठीक है, मगर वो भी हाइब्रिड मॉडल में होने वाली है। हाइब्रिड मॉडल यानी कि क्या हुआ? तो दोस्तों भारत के जो मैचेस होंगे ना, वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो किसी अन्य कंट्रीज में होंगे। ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया या फिर दोस्तों बांग्लादेश हो गया, तो ऐसे देशों पर दोस्तों भारत के मैचेस हो सकते हैं। तो यही रहता है दोस्तों तटस्थ मॉडल या फिर हाइब्रिड मॉडल। अगला प्रश्न हमारा, हाल में पौरव नरेश विष्णु वर्मन का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अब दोस्तों हाल में पौरव नरेश विष्णु वर्मन का शिलालेख पोखरी विकासखंड चमोली से दोस्तों प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान रखना है कि इसकी पहचान किसके द्वारा करी गई थी? तो जनार्दन प्रसाद थपलियाल। ठीक है दोस्तों, जनार्दन प्रसाद थपलियाल जी के द्वारा इस शिलालेख की पहचान करी गई थी। अब साथियों आपने थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में भी चल देते हैं। ठीक है, पौरव राजवंश की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों क्या था कि उत्तराखंड के पौरव राजवंश की जो राजधानी थी ब्रह्मपुर थी। ठीक है, इसे पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। दोस्तों इस वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिले अभिलेखों से होती है। ठीक है, और इन अभिलेखों में कितने राजाओं का उल्लेख है, यह प्रश्न दोस्तों कई बार हमारी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप बता देंगे कि इन अभिलेखों से 5 पौरव राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, कौन कौन से 5 पौरव राजा हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। तो विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो आपने इन 5 राजाओं के बारे में ध्यान में रखना है। इन 5 के बारे में दोस्तों हमको जानकारी अल्मोड़ा के तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। वही दोस्तों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है CU की, इससे भी दोस्तों हमें पौरव राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट दोस्तों में प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में
आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि आरबीआई के अभी हाल में नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ठीक है, और इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, ठीक है ना, तो आपने ध्यान में रखना है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अब दोस्तों इसरो ने अभी एक स्पेस एजेंसी है, उसके प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो दोस्तों मिशन है प्रोबा 3 मिशन, ये किस स्पेस एजेंसी का है आपने यह बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसरो ने दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में को अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप सन की सतहों के बारे में देखते हैं तो आपको जो उसका सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, वो कोरोना वाला भाग होता है, ठीक है, तो उसकी दोस्तों स्टडी करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से बदलने वाले जो अंतरिक्ष के मौसम है उसकी भी दोस्तों यहाँ स्टडी करेगा, इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग दोस्तों हमारे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, वहां से करेगी। और रॉकेट कौन सा था, तो PSLV एक्सेल, ठीक है, PSLV एक्सेल रॉकेट से इसको दोस्तों टेस्ट किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कुछ समय पहले अभी हमारे महाराष्ट्र और झारखंड में दोस्तों हमारे विधानसभाओं के चुनाव रहे थे, ठीक है, तो इसमें दोस्तों अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए? तो दोस्तों इस चुनाव में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो वहाँ पर दोस्तों सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, और उससे पहले दोस्तों झारखंड में भी चुनाव रहे हमारे, ठीक है, तो झारखंड के सीएम बने थे हेमंत सोरेन, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखोगे। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, ठीक है, तो यूटी के बाद पे दोस्तों ये पहले चुनाव थे, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी जब से बन गया था उसके बाद से, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, ठीक है, तो यह दोस्तों अभी सीएम है। और दोस्तों हरियाणा में भी चुनाव रहे थे, तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो आपने दोस्तों चारों के ही नाम को ध्यान में रखना है, आपसे इनसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को ने किसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? अब दोस्तों यूनेस्को ने किस एक स्थान को हेरिटेज पर्यटन के लिए, ठीक है, तो हेरिटेज टूरिज्म जो है इसके लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है, आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यूनेस्को ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन यानी कि दोस्तों हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है, यानी कि दोस्तों टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बता दोगे 1945 में। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह उत्तराखंड के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, और यह दोस्तों इस वर्ष 5 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने क्या ध्यान में रखना है, देखिए कि 2021 में ना इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, और ये उत्तराखंड के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रत्येक वर्ष है ना 5 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। इस साल दोस्तों ये 5 व्यक्ति कौन थे, तो आपने दोस्तों पांचों के ही नामों को नोट करना है और उनका संबंध किससे है यह भी आप लोगों ने देख लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति आप ध्यान में रखोगे प्रीतम भरतवाण, ठीक है, यह दोस्तों लोक गायक हैं, ठीक है, टिहरी से इनका संबंध है, और इन्हें उत्तराखंड में दोस्तों जागर सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान में रखोगे। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों अनिल चौहान, पौड़ी के। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत के दूसरे CDS कौन है अभी वर्तमान में, अनिल चौहान जी हैं, ठीक है, तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन है दोस्तों, तो अनिल चौहान, दूसरा इनको मिला हुआ है। तीसरे व्यक्ति है दोस्तों महेश कुड़ियाल, यह दोस्तों एक चिकित्सक हैं और यह उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन हैं, आपने इनको भी ध्यान में रखना है। चौथा दोस्तों हेमंत पांडे, अभिनेता, और दोस्तों पांचवें जो हैं माता मंगला, समाज सुधारक व आध्यात्मिक गुरु हैं, और इन्होंने दोस्तों हंस फाउंडेशन की स्थापना भी करी थी। तो दोस्तों आपने पांचों के ही नामों को ध्यान में रखना है, और पांचों के बारे में जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, आपने उसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? हाल में दोस्तों देश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ करके 57 हो गई है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों हाल ही में 57वां जो टाइगर रिजर्व है वह दोस्तों अभी हमारा बना है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी हाल में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का दोस्तों यहाँ टाइगर रिजर्व है। अब दोस्तों आपको कुछ समय बाद ही ना
टाइगर रिजर्व की संख्या 58 भी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों एमपी का ही एक टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों टाइगर रिजर्व लगभग घोषित कर दिया गया है, एक बस एक जो फाइनल ठप्पा होता है वो लगना बाकी है। तो कुछ समय बाद दोस्तों आपको 58 भी इनकी संख्या मिलेगी, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और जब दोस्तों वो बन जाएगा तो उसके बाद एमपी में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों एमपी को क्या बोलते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक टाइगर दोस्तों अगर पूरे भारत में कहीं मिलते हैं तो किस राज्य में मिलते हैं, तो वह दोस्तों एमपी में मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल में रिलीज हुई पहली जौनसारी फिल्म कौन सी है। अब देखिए दोस्तों हाल में ही पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनी है, ठीक है ना। तो पहली है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट, यह दोस्तों 5 से 6 दिसंबर को दोस्तों रिलीज हुई थी, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। इसके दोस्तों लेखक व निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो दोस्तों इसके जो लेखक यानी कि राइटर और जो डायरेक्टर हैं वह दोस्तों अनुज जोशी जी हैं। आप लोगों से पूछा सकता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब साथियों जो हमारे पुराने पेपर में प्रश्न बने हुए हैं, जैसे कि पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी हमारी, तो दोस्तों मेघा आ, ठीक है। यह हमारी दोस्तों पहली कुमाऊनी फिल्म थी, 1987 में दोस्तों यह बनी थी, 1987 में। इसके अलावा दोस्तों पहली गढ़वाली फिल्म हमारी कौन सी थी, तो वह थी दोस्तों जगवाल, ठीक है। 1983 में दोस्तों वह हमारी फिल्म बनी हुई थी। और अब दोस्तों पहली हमारी जौनसारी फीचर फिल्म कौन सी बन गई है, तो मेरे गांव की बाट, ठीक है, 2024 में। तो आप लोग इन तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बाल विवाह मुक्त अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब देखिए दोस्तों बाल विवाह मुक्त अभियान यह दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो भारत में दोस्तों बाल विवाह को समाप्त करना, यह उसका उद्देश्य है। और दोस्तों ये जो अभियान है ये 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ था कि भारत ने अपने बजट में एक लक्ष्य रखा था, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा था। किस साल तक दोस्तों यह लक्ष्य रखा गया था, तो 2047 तक, ठीक है। तो ये अभियान भी दोस्तों 2047 तक एक विकसित भारत का जो दृष्टिकोण है उसी के अनुरूप दोस्तों इसको भी बनाया गया है। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि इसके साथ ही ना बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, इसका भी दोस्तों शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आप बताओगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, देश का पहला पेपरलेस जिला कोड कौन सा बना है। अब देखिए दोस्तों देश का पहला पेपरलेस जिला कोड बना है हमारा नैनीताल जिला कोड, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगर साथियों आप लोगों ने देखिए ध्यान रखना है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर दोस्तों जिला कोड डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में दोस्तों बात करी गई है। मगर साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हाई कोर्ट था जो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट था, तो दोस्तों आप बताओगे केरला हाई कोर्ट, ठीक है। तो केरल हाई कोर्ट दोस्तों देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट है, जबकि दोस्तों देश का पहला पेपरलेस जिला कोर्ट नैनीताल जिला कोर्ट बना है। तो आपने दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है यह दोस्तों प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और यह सेंटर दोस्तों 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देगा। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में उत्तराखंड के किस मेले को सीएम धामी द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में ना सीएम धामी जी के द्वारा डांडा देवराना मेला, ठीक है, उत्तरकाशी जिले के दोस्तों नौगांव में होने वाला यह डांडा देवराना मेला है। इसको दोस्तों सीएम धामी जी के द्वारा 12 नवंबर 2024 को राजकीय मेला दोस्तों घोषित किया गया है। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि ये जो देवराना मेला है इसमें भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव का भव्य व दिव्य मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है। और आपसे दोस्तों ये पूछा सकता है कि ये जो मेला है ये कितने गाँवों के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप बताओगे ये मेला जो है दोस्तों 65 गाँवों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दोस्तों लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु की उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए दोस्तों उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। तो आपने दोस्तों दोनों को ही ध्यान में रखना है, गोल्डन पीकॉक भी और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार भी। अगला प्रश्न हमारा, केदारनाथ उपचुनाव में
निम्न में से किसकी जीत हुई है? तो साथियों आप सभी जानते होंगे कि जुलाई 2024 में जो दोस्तों केदारनाथ विधानसभा की जो दोस्तों विधायक थी सैला रानी रावत, उनका दोस्तों निधन हो गया था, जिस कारण दोस्तों यह उपचुनाव हमें करवाने पड़े। और दोस्तों केदारनाथ उपचुनाव 2024 में बीजेपी की आशा नौटियाल, ठीक है दोस्तों, बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को हराकर दोस्तों जीत दर्ज करी है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक महोत्सव अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? और साथियों जो सांस्कृतिक महोत्सव है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, यह दोस्तों आयोजित किया गया है हमारे नई दिल्ली में, ठीक है। तो आपने दोस्तों क्या ध्यान में रखना है कि सांस्कृतिक जो महोत्सव है पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक संपदा का प्रतीक है दोस्तों ये। और 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव अष्टलक्ष्मी महोत्सव दोस्तों 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? अब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाला है। अभी तक दोस्तों भारत के पास जितनी मिसाइल्स थी वो सभी की सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, ठीक है। ये दोस्तों भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि भारत ने 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा में ऐसी दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से दोस्तों LRASHM नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किया था। दोस्तों ये जो हमारी मिसाइल रेंज है ना, इस मिसाइल की आपसे रेंज पूछी जा सकती है। तो मिसाइल रेंज आप लोग ध्यान में रखेंगे 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दोस्तों इसकी मिसाइल की रेंज है। और दोस्तों स्पीड कितनी है? तो 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों यह जो मिसाइल है उड़ान भर सकती है। और इस परीक्षण के बाद भारत दोस्तों उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं, ठीक है दोस्तों। हाइपरसोनिक हथियार वाले देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये देश हैं USA, चीन, भारत व रूस, ठीक है। तो अब भारत भी दोस्तों हमारा हाइपरसोनिक हथियारों वाले देशों में शामिल हो गया है। अब दोस्तों एक प्रश्न आपसे और पूछा सकता है कि युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने के मामले में कौन सा देश का पहला स्थान है? तो दोस्तों आप लोगों ने बता देना है कि युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने के मामले में जो रशिया है दोस्तों, रूस है, वह दोस्तों विश्व का पहला देश है, ठीक है। और दोस्तों भारत अब इन देशों में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपने ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड के 5 कलाकारों को, ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से दोस्तों सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आपने 5 के ही नामों को ध्यान में रखना है, डॉक्टर संजय पांडे, लता तिवारी पांडे, पार्थो राय चौधरी, पुनीत दिमरी और अमित खंडूड़ी, ठीक है। तो दोस्तों इन 5 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोगों ने 1-2 पॉइंट और आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जैसे कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल में 38वें नेशनल गेम्स की टैगलाइन लॉन्च हुई है, ठीक है, इंडिया की तरफ से, सॉरी दोस्तों उत्तराखंड की तरफ से 38वें नेशनल गेम्स की टैगलाइन अभी दोस्तों हाल में जारी करी गई है। वो टैगलाइन क्या है? तो आप बताओगे दोस्तों संकल्प से शिखर तक, ठीक है। 38वें नेशनल गेम्स जो है इसका शुभंकर क्या है? तो आप बता दोगे मौली, ठीक है। मौली किससे दोस्तों प्रेरित है? तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से दोस्तों यह प्रेरित है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। टैगलाइन और शुभंकर भी आप सभी जानते होंगे कि 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन हमारे उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक दोस्तों किया जाने वाला है, ठीक है ना। अब दोस्तों वहीं आपने 1-2 प्रश्न हमारे और ध्यान में रखने हैं जो ये भी इंपॉर्टेंट घटनाएं रही। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि अभी हाल में किस एक मशहूर तबला वादक का निधन हुआ है? तो आप बता दोगे दोस्तों मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का दोस्तों हाल में भी निधन हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति रहने वाले हैं। हमारे दोस्तों भारत देश के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार, तो दोस्तों तीनों ही पद्म पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो दोस्तों आपने इनके बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न जो आपसे और बन सकता है कि उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान किसको मिला है? ठीक है, तो आप बता दोगे दोस्तों उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान हल्द्वानी की स्वस्तिका जोशी को दोस्तों मिला है, ठीक है। अब दोस्तों स्वस्तिका जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है जिसकी वजह से इन्हें पुरस्कार मिला? तो आप बता देंगे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से दोस्तों इनका संबंध है, जिस वजह से दोस्तों इन्हें उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए नवंबर दिसंबर माह के थे, ठीक है। आगे भी दोस्तों आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो आता रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों ने हिंदी, जीएस या दोस्तों उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।